हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं और बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। और उसी में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत सारे जो पुरानी स्थिति थी उनको आपका देख चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या था भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व, उसको पूर्व को हमने देख लिया कि 1907 में कैसे आपका टिस्को की स्थापना हुई। इसको देखने के बाद हम आगे बढ़े और हमने विदेशी व्यापार को, ठीक, विदेशी व्यापार, ठीक, इन सब चीजों को देख लिया। एक एक करके हमने बात करी, ठीक, और नियंत्रण, खुला मार्ग, इन सब चीजों पर हमने देखा। अब इसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जननांकीय परिस्थिति। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के ब्यौरों में सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत, तो सबसे पहले जनगणना कब हुई, ध्यान दीजिए, जनगणना के तहत एकत्रित किए गए, यद्यपि उसमें कुछ सीमाएं थी, क्या थी, यदि कुछ सीमाएं थी, फिर भी भारत की जनसंख्या समृद्धि विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व में भारतीय जनगणना संक्रमण के प्रथम सोपान में था। सोपान मतलब होता है प्रथम स्टेप। तो 1921 आप देखिए 1881 में हो रही है और भारतीय जनगणना की संविधान में कैसी थी, विषमता स्पष्ट होती है, अलग अलग रहा, कभी घटी कभी कुछ हुआ, तो वो क्या है, विषमता है। और प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व में भारत की जनगणना संक्रमण के प्रथम सोपान में था, यानी कि 1921 का जो समय था वो प्रथम जनगणना का दौर था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो किसी भारत की जनगणना बहुत विशाल थी और ना ही समृद्धि दर बहुत अधिक थी। तो ना तो सोपान बहुत अधिक था और ना समृद्धि दर बहुत अधिक। ठीक, सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य थी, केवल 7% आंकी गई। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। कह कि अगर आप उस समय देखोगे तो केवल 100 में से 16% ही महिला, पूरे उसमें आपका अगर आप टोटल महिलाओं को देखेंगे तो कुल 16% महिला ही क्या थी, एजुकेशन थी, और 7% और थी, और इसमें महिला केवल कितनी थी, 7%, यानी कि लिटरेसी ओवरऑल एवरेज 16%, 16%, और उस 16% में भी 7% केवल महिलाएं थी। स्वास्थ्य सेवा कैसी थी, अच्छी नहीं थी, और ये अपर्याप्त उपलब्धता थी, निहित अपर्याप्त परिमाण थी। जलवायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण का रोग आपका प्रकोप था, ठीक, और उसे व्यापक जनहित होना एक आम बात थी। ठीक, सबसे पहले देखिए तब ये हमारा जनगणना का जो दौर है ये आपका शुरू हुआ, और कैसे इस जनगणना के दौर में ये सारी चीजें इसमें। तो 1921 का दौर, फिर उसके बाद महिला साक्षरता दर और कुल पुरुष साक्षरता, देख लिया। उन्हें व्यापक जन हानि का होने की एक आम बात थी। अरे उस समय आपके संक्रमण होते थे, और संक्रमण फैलने का दो ही पैटर्न था, जो जल से या वायु के सहारे संक्रमण होता था, और उसका रोग का जो आपका प्रकोप मतलब था किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव, उसे जन व्यापक का होना एक आम बात थी, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, यानी कि नेट डेथ रेट जो थी बहुत ऊंची थी, और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर तो अधिक चौंकाने वाली थी। कैसी थी, यानी कि शिशु मृत्यु दर कैसी थी, बहुत
ज्यादा थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है। कह रहे आज भी कितनी है? 33 प्रति हजार, यानी कि आज भी अच्छी नहीं है। यानी कि 1000 में से 33 बच्चे आज भी ऐसे हैं जो 1 साल अपना आयु पूर्ण नहीं कर पाते, यानी कि अपना जन्म दिवस नहीं देख पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु। उस समय तो दर 218 प्रति हजार थी, यानी कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 218 बच्चे ऐसे थे तो अपने जन्म से पूर्व ही उन। जीवन प्रति आशा, यानी कोई व्यक्ति कितना जीता है, तो 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। कितनी थी? 32 साल ही उसकी जीवन प्रति आशा। एक विश्वास आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीब आदमी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और बदतर हो गई। पहले स्थिति अच्छी नहीं, खास नहीं, ठीक बाद अंग्रेज आए और बदतर, यानी कि रोगों का संक्रमण काल, शिशु मृत्यु दर, सकल मृत्यु दर ऑन एवरेज 32 साल आदमी जीता। यही कारण है कि 9-10 साल के विवाह हो जाते थे। क्लियर है? जब आदमी जी ही 32 साल रहा है, ऑब्वियस है कि उनको सारी चीजें बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी। आज हमारी देखिए कितनी अच्छी जीवन प्रत्याशा है, लेकिन जापान से आज भी कम है। तो सोच कर चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाते। अब देखिए, ये है एक भारत का स्लम। स्लम मतलब जो लोग जिनके अपने पक्के घर नहीं होते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको कहते हैं स्लम। और आपको बॉम्बे में एशिया का सबसे बड़ा स्लम आपको मिल जाए। दिल्ली में भी है, देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है, भिवानी में भी है, और बहुत सारे महानगर है, उनमें छोटा मोटा स्लम होता है। और ये नदी के किनारे देखिए क्या होते हैं सब, यहाँ ये सब स्लम है। अब है व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन का कोई परिवर्तन नहीं आया। सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। कितने लगी थी? 70 से 75% जनसंख्या। एक कृषि में, विनिर्माण तथा सर्विस सेक्टर में क्रम से विनिर्माण में कितना? 10%, और जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें 15 से 20%। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षण रही। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी, आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल के प्रांतों में, मुंबई और बंगाल के कुछ हिस्सों में कार्य बल कृषि क्षेत्र की निर्भरता में कमी आ रही थी। क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का महत्व दिन रूप में बढ़ रहा था, किंतु उस अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई थी। क्या हो गया? वृद्धि आंकी गई। देख लिया आपने? तो जो वृद्धि है वो आंकी जा रही थी। तो सर्विस सेक्टर की तरह था 15 से 20%, मैन्युफैक्चरिंग में 10%, 70 से 75 एग्रीकल्चर में लोग अपनी सर्विस दे रहे थे, यानी कि काम कर रहे थे। और तमिलनाडु जो था, तो हम कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, ये उसी का भाग और हिस्सा था। यह है आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलवे, पतन, जल परिवहन, डाक, तार आदि का विकास हुआ है। इनका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। आप जितना भी उस समय देखेंगे, जो डाक है, पत्राचार है, टेलीग्राम चला था, तार चला था, वो आम जनता के लिए नहीं था, कि अंग्रेजों के अपने शासन प्रशासन संबंधी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए चला गया था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित के साधन के ध्येय में किए गए थे। कैसा हो कि हमारा जो उपनिवेश है तो ध्यान किए गए।
ठीक, अंग्रेज शासन ने सबसे पहले सड़कें आधुनिक यातायात सुविधा युक्त नहीं थी। जब अंग्रेजी शासन से पहले देखोगे सड़कें कैसी नहीं थी, आधुनिक नहीं थी और उपयुक्त नहीं थी। सड़क उन्हें बनाई उनका श्रेय भी देश के भीतर उन सेनाओं के अवगत की सुविधा तथा देश के भीतर भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में माल पहुंचना सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना रहा। जो सड़क मार्ग है उनका अभाव आपका निरंतर बना। वर्ष काल में यह अभाव भी भीषण होता जा रहा था। स्वाभाविक ही था कि उसकी प्राकृतिक आपदाओं और अकालिक काल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में आपका देशवासियों का जीवन कठिनाई के कारण दुर्भर हो गया था। यानी कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी क्योंकि स्थिति बहुत अलग थी। तो आधुनिक रूप में सड़क इत्यादि चीजें कैसे पहुंची, क्या आपको अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलवे का निर्माण आरंभ किया। आपको पता होना चाहिए 1850 में रेलवे का जो आरंभ किया गया और सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भारत ने रेलवे की अर्थव्यवस्था की संरचना में दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित। एक तो लोगों को भू क्षेत्रीय संस्कृति व्यवधान को कम कर लंबी यात्रा करने का अवसर प्रदान। पहला हुआ एक भू क्षेत्र से, एक संस्कृति से आप लंबी यात्रा कर सकते हैं और ये अवसर मिला और कम हो गया रास्ता कि आपको दिल्ली जाना है। पहले किसी को 5 दिन 7 दिन लगते थे, आज वो 3 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते। ठीक, और दूसरी ओर भारतीय कृषि की व्यवसायीकरण कैसा हो गया, जो चीजों को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है वो आसानी से ट्रेन में जा सकती है। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप में विपरीत प्रभाव पड़ा। विपरीत मतलब जिस रूप में देख रहे थे उसमें उसका प्रभाव नहीं, अलग रहा। ठीक, भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु लाभ भारतवासियों से मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार जन सामान्य को मिलने वाला सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पा रहा था। सड़क और रेलवे का विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था के आंतरिक भाग व्यापार में समुद्री जलमार्ग के विकास पर ध्यान दिया, किंतु ये उपाय संतोषजनक नहीं थे। उन्होंने समय के अंतर्गत आंतरिक भागों में अलाभकारी सिद्ध हुआ। उड़ीसा के आपके तटवर्ती क्षेत्रों में नहर इसका विशेष उदाहरण या नहर का निर्माण कराया गया। सरकारी क्षेत्र सरकारी नहर बनी। ठीक, और देखिए पोस्ट किया गया, यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगाई तार व्यवस्था का श्रेय मुख्य तो आपका कानून व्यवस्था को बनाए ही रखना था। दूसरी ओर डाक सेवा आवश्यक जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु बहुत ही अपर्याप्त थी। आधिकारिक संरचनाओं में अफसर के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत से जानकारी दी गई है। जानकारी कैसी है अभी बहुत ठीक, क्या स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। अच्छा, तो ये इस पूरी कहानी का श्रेय के रूप में हमको देखने के लिए मिला। तो आप देखिए, ये चलाई गई थी पहला 1954 में बॉम्बे से थाने को जोड़ने वाला पहला रेलवे पुल। कैसे चलेगी, बीच में पुल भी बनाया गया और आप इस पुल को देख सकते हैं, पुराना स्ट्रक्चर है। देख लिया आपने। आइए तो अब हम एक चैप्टर के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो देखिए टाटा एंड सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना हुई 1932 में। आप जानते हैं कि एयर चार्टर के रूप में भी चीजें आई। आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन के प्रभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रत्येक आयाम अपनी पैठ बना चुका था। यानी कि जो भी चीज थी वो अपनी बहुत पकड़ बना चुकी थी।
कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत कम था, यानी कि चीजें खत्म हो रही थी। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैश्वीय क्षमता संवर्धन, सार्वजनिक निवेश की वृद्धि की मांग कर रहा था। वो कहता भैया मेरे को बढ़ाओ, मेरे को ग्रोथ दो, मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का ही पोषित कर रहा था। जो भी ट्रेड था वो कहाँ जा रहा था कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसको कच्चा माल आपूर्ति करने तक ही सीमित था। ठीक। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं का उन्नयन, प्रसार, जनोमुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों की जल कल्याणमुखी बनने का आग्रह कर रही थी। सापेक्ष में देश में सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। ये इसका मेन कॉन्क्लूजन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, देखा आपने इतना, देख लिया। चलिए, आप सबसे पहले बताइए रेलवे का विकास इसलिए था, क्यों था, क्या उसकी महत्वता थी, क्यों कर रहे हैं। चलिए, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों इतना। तो हम इसमें निष्कर्ष देख चुके हैं, चैप्टर को देख चुके हैं, आपने पढ़ लिया। एक बार पूरी घर जाकर पढ़िए, कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में कीजिए। फिलहाल आज के लिए मिलते हैं next